कुमार टीवी स्क्रीन से निकल करके 70 mm के बड़े पर्दे पर पहुंच चुका है, जो कि ये तस्वीर विदेशों से सामने आई है, जहां रविश कुमार को लेकर के बनी फिल्म विल बी वॉच्ड रिलीज हो चुकी है और जबरदस्त लोगों की उत्साह देखने को मिला इस फिल्म को लेकर के। तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं इस फिल्म को लेकर के आई हैं। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। रविश कुमार पर विनय शुक्ला द्वारा बनाई गई फिल्म आज टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में जाकर देखा है। डाउनटाउन में यूनिवर्सिटी एवेन्यू स्थित स्कूटी बैंक के थिएटरों में यह समारोह चल रहा था। कई फिल्में एक साथ दिखाई जा रही थी। हमारी फिल्म 8 नंबर हॉल में चल रही थी। करीब 500 लोगों का हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ था। फिल्म शाम 6:05 पर शुरू हुई और 100 मिनट की ये डॉक्यूमेंट्री 7:45 पर खत्म हुई। बाद में फिल्म निर्देशक विनय शुक्ला ने से सवाल जवाब हुए। विनय मुझे देखते हुए अत्यंत प्रसन्न हुए और गले मिले। फोटो से मेरे साथ एक तरफ समीर लाल तो दूसरी तरफ विनय शुक्ला। ये फिल्म अद्भुत और लाजवाब है। आज गोदी मीडिया के दौर में सच्ची पत्रकारिता कैसे की जाती है, रविश उसकी मिसाल है। ट्रोल सेना उन पर मर्मांतक हमले करती रहती है, फिर भी रविश चट्टान की तरह खड़े हैं अपने मूल्यों और अपने संवेदना के साथ। इस पर रविश कुमार ने कहा, बधाई विनय, आपकी टीम के काम को इतना पसंद किया गया। शानदार फिल्मी दुनिया को एक दमदार फिल्मकार मिला है, जो एक किरदार को 2 साल तक केवल देखता रहा। पूरी टीम को बधाई। नम्रता जी और असीम चोपड़ा जी से प्रेषित पान इस लोगों को फिल्म के लिए जो जबरदस्त ओपनिंग मिली है, आपके लिए मायने रखती है। बड़े चलो साथी। मैं रविश कुमार अब ये शब्द टीवी स्क्रीन से निकलकर 70 mm के पर्दे पर पहुंच गया है। जी हां, आज भारतीय समय अनुसार सुबह 3 बजे रविश कुमार की पत्रकारिता जीवन पर आधारित फिल्म टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में रिलीज हो गई। हिंदी पत्रकारिता के लिए और हिंदी माध्यम से पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों के लिए ये बेहद ही गौरव का क्षण रहा है। उम्मीद करते हैं ये फिल्म भारत के सिनेमा हॉल में भी जल्द ही देखने को मिलेगी। वैसे हम भारतीयों की फितरत में रविश कुमार जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि संघर्ष, व्यवस्था से लड़ने का स्वभाव और सत्ता से सवाल करने की आदत हम भारतीयों के स्वभाव के विपरीत है। हमें क्रिकेटर का भगवान तेंदुलकर चाहिए, जो अपने पूरे करियर में पिच पर लड़ते हुए नहीं दिखा, लेकिन वो भगवान है। इसी तरह सदी के महानायक अमिताभ को देख लीजिए, फिल्म जगत में उनका क्या योगदान है, लेकिन मेरे जैसे पत्रकारों के लिए रविश कुमार एक चेहरा तो है जिसको देखकर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एक ऐसा व्यक्ति बिहार के छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली पहुंचता है और चिट्ठी छांटने की नौकरी से पत्रकारिता जीवन की शुरुआत कर इस मुकाम तक पहुंचा है, वो भी अंग्रेजी पत्रकारिता के बादशाहत को तोड़कर। शुक्रिया रविश कुमार। उम्मीद करते हैं ऐसे लोग जिनकी लड़ाई आप चिट्ठी छांटने के दिन से लड़ रहे हैं, वो भी फूलों फले फूले और समा बांध कर रखे। पिता के सामने, भाई के सामने, परिवार और नाते रिश्तेदार के सामने खुलकर व्यक्त नहीं कर सकता है, क्योंकि इनकी आदत में शुमार नहीं है। छुप छुप कर सब कुछ करेंगे, लेकिन इजहार मोहब्बत ये अभी बचते हैं। लोग क्या कहेंगे। वैसे रविश कुमार जी, अब बहुत हुआ, कुछ अपनी जिंदगी भी जी लीजिए, क्योंकि ये जिंदगी रंगमंच है। यहाँ हर एक को नाटक करना पड़ता है। माचिस की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती, यहाँ आदमी से आदमी जलता है। ऐसे में अब किसके लिए इतना तनाव लेना, जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं उसके पास इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बस रविश कुमार पत्रकारिता को जिंदा रखा। छोड़िए अब इस फील्ड को, अब क्या रखा है, अपनी दुनिया को एक शब्द दे दिया है, गोदी मीडिया। वो दिन दूर नहीं है जब ये शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अंकित हो जाए। अब क्या चाहिए। गांव से दिल्ली अम्मा जी का आशीर्वाद लेकर निकले थे, सोचे थे यहाँ पहुंचेंगे, नहीं ना तो फिर निकलिए इस माया जाल से लौट आइए अपनी उसी गांव में जहां से सफर की शुरुआत किए थे, एक नई मंजिल की तलाश में, क्योंकि किसी ने बस इसी के लिए आपको इस जहां में भेजा है। लड़ते
बढ़ते रहना है, गुनगुनाते रहना है, सफर के डगर पर मुस्कुराते हुए चलते रहना है। मैं रविश कुमार, कल शाम 6 बजे हम टोरंटो डाउनटाउन के स्कॉडी बिल्डिंग में पहुंचे। तब नीचे एक काफी लंबी कतार में हम भी लग गए, लेकिन हमारी फिल्म का समय हो रहा था, इसलिए जब वहां खड़ी मैनेजर से बात की तो उसने सीधे ऊपर जाने दिया। ऊपर हॉल नंबर 8 में हमारी फिल्म शुरू होने वाली थी। हॉल के मुख्य दरवाजे पर सन्नाटा था, इसलिए लगा कि हॉल में ज्यादा लोग नहीं होंगे और आराम से पीछे बैठकर फिल्म देखेंगे। मगर अंदर घुसे तो पाया कि हॉल पूरा भरा हुआ था, कहीं कोई सीट खाली नहीं और हमें सबसे आगे बैठना पड़ा। कोई 55 साल बाद फिल्म देखना मजबूरी थी। फिल्म शुरू नहीं हुई थी और लाइटें जल रही थी। एक नजर पीछे घुमाई तो हॉल में 70% गोरे गोरियां, कुछ चीनी, जापानी और कुछ अफ्रीकी भी। देर तक नजर गड़ाने पर पाया नहीं कुछ हम जैसे हिंदी पाकी भी हैं। 5 मिनट बाद लाइट गुल और एक गोरे ने आकर इंडिया के टीवी एंकर रविश कुमार के बारे में बताया। कुछ विज्ञापन आए, फिर आवाज आई, नमस्कार मैं रविश कुमार। ऐसा लगा कान में अमृत की बूंदें पड़ गईं। गोरों के मुल्क में हिंदी की गूंज। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश स्थित एनडीटीवी का ऑफिस देखा। प्रियदर्शन, निधि कुलपीत, सुशील महापोत्रा और सुशाल बहुगुणा दिखे, जिसे के बाद शुरू हो गई फिल्म। ये फिल्म 2014 से 19 के बीच के काल की है। देश में एक ऐसा माहौल जिसमें ना रोजगार है, न लोक कल्याण है, न किसी को इस माहौल पर टिप्पणी करने की आजादी है। अन्य सारे टीवी एंकर सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, अमिश देवगन एक ही राग अलापते दिखाई पड़ रहे हैं कि जोर से बोलो मोदी के राष्ट्रवाद की जय, और इसका विरोध करने वाले लोगों की जय। उनके सुर में सुर, सड़क छाप वे लोग भी मिलाते हैं जिनके पास रोटी तो नहीं है लेकिन बोटी तो है। बोटी मुसलमानों के खिलाफ आग उगलने की है। रोजगार की बात करने वाले रविश कुमार को फोन पर धमकाने, माँ बहन की गाली देने, उन्हें काट डालने जैसी बातें करने की है। रविश की धमकियों की परवाह तो नहीं करते हैं, ना ही चिंतित हैं, बल्कि उससे फोन पर वे मजे लेते हैं। एक देशभक्त को कहते हैं कि अच्छा मुझे तुम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सुनाओ। देशभक्त दूसरी लाइन नहीं बोल पाता, लेकिन रविश को गाली देने में उसकी जुबान नहीं रुकती। अर्बन नक्सल के नाम पर उत्पीड़न और उमर खालिद की गिरफ्तारी पर सुशील बहुगुणा और मोहापातर कई इनपुट नहीं दे पाए। एनडीटीवी को कोई नहीं मिला, लेकिन सुधीर और अर्नब दे देना राष्ट्रद्रोह उनके लिए सजा की बात कर रहे थे। पहलू खान और नोएडा की घटना पर सौरभ शुक्ला उन लोगों से बात करते हैं जिन्होंने गाय का मांस खाकर रखने पर जुल्म, और नोएडा इस नाहक पुलिस पर बचा लेती है, पर मुजरिम खुद कहते हैं कि हमें अपने किए पर गर्व है। तब मजबूरन पुलिस को उन कार्रवाई करनी पड़ती है। एनडीटीवी के निदेशक प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय पर छापे, फिर स्टाफ में भविष्यवाणी के वेब का गजब का चित्रण। सुशील महापोत्रा ऑफिस में ही योग करने लगते हैं। स्कॉलरशिप छोड़ जाती है। रविश के समक्ष बैठकर वे रोती भी हैं। सौरभ शुक्ला को आज तक में 70% हाइक का न्योता आता है, मगर रविश को वे कहते हैं अंत में मैं सोचा कि पैसे मूल्यवान पत्रकारिता। पुलवामा हमले पर जब सुधीर, अर्नब एवं अमीश इसे पाकिस्तान की करतूत बताते हैं, तब रविश सीआरपीएफ जवानों के परिवार के साथ संवेदना जाहिर कर रहे होते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक को जब बाकी टीवी एंकर मोदी है तो मुमकिन है कहते हैं, फूहड़ प्रलाप कर रहे होते हैं, तब रविश बताते हैं कि अब पुलवामा से लेकर उड़ी तक में साफ है कि हुक्मरान चाहते क्या हैं। अब हमें तय करना है कि 2019 में हम क्या निर्धारित करेंगे। विवेक गोदी मीडिया द्वारा बनाया गया माहौल भारी पड़ता है। बीजेपी की बम्पर जीत, इसके बाद रविश को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, और उसमें रविश का कहना कि पत्रकारिता को एक भीषण अलोकतांत्रिक माहौल में कैसे बचाई जाए। इसके बाद राष्ट्रगान और फिल्म समाप्त। फिल्म के निर्देशक विनय शुक्ला ने अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में बहुत श्रम किया, हर छोटी छोटी चीज पर बारीकी नजर रखी। ये कोई बायोपिक नहीं, ना किसी कल्पना के सहारे वे चले हैं। धरातल पर खड़े होकर फिल्म बनाना बहुत जोखिम का काम होता है।
इसके लिए उन्हें धन्यवाद। फिल्म की समाप्ति पर 5 मिनट तक लगातार ताली बजी। मुझे वह दृश्य याद हो आया जब एक पत्रकारिता गायिका फैज की हम देखेंगे गाई गई थी, जो जैसे ही उन्होंने जब ताश उछाले जाएंगे और तख्त गिराए जाएंगे तो 10 मिनट तक लोग सिर्फ और सिर्फ तालियां बजाते रहे। जहां विदेशों में रवीश कुमार का डंका बज रहा है, उनकी फिल्म की बम्पर ओपनिंग हो रही है, जिसे देख तमाम संघी मीडिया बुरी तरीके से बौखला चुका है और संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग रवीश कुमार की तमाम तरीके से बुराई करने से बाज नहीं आते। आज टीवी स्क्रीन से निकल करके सच्चा पत्रकारिता करने वाले पत्रकार रवीश कुमार 70 mm की स्क्रीन पर पहुंच गए हैं, तो कैसे गोदी मीडिया को ये तस्वीरें हजम होंगी।